तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, आज का जो टॉपिक है हमारा डेटाबेस मॉडल्स। डेटाबेस मॉडल्स में हम समझते हैं कि जो डेटा है हमारा वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है, या जो सिस्टम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें डेटा को लॉजिकल फॉर्म में किस तरीके से स्टोर किया जाता है, या उसके डेटाबेस के बीच में डेटा आइटम्स के बीच में क्या क्या लॉजिकल रिलेशनशिप हमारी जनरेट की जाती है। यानी डेटा मॉडल डिफाइन हाउ द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए डेटाबेस इज मॉडल्ड। डेटाबेस मॉडल डिफाइन करता है कि लॉजिकल स्ट्रक्चर जो है डेटाबेस का वो किस तरीके से मॉड्यूलराइज किया गया है, किस तरीके से डिजाइन किया जाता है। डेटाबेस मॉडल आर फंडामेंटल एंटिटी टू इंट्रोड्यूस एब्स्ट्रैक्शन इन द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मॉडल जो है एक फंडामेंटल एंटिटी है, या हम कहें कि फर्स्ट स्टेप है डेटाबेस को डिजाइन करने का। हम सबसे पहले डिसाइड करते हैं कि विच डेटाबेस मॉडल इज यूज टू रिप्रेजेंट द डेटाबेस। डेटाबेस को रिप्रेजेंट करने के लिए या डेटाबेस को लॉजिकली स्ट्रक्चराइज करने के लिए हम किस डेटाबेस मॉडल का यूज करते हैं। Data model define how data is connected to each other and how they are processed and stored inside the system. डेटा मॉडल डिफाइन करता है कि किस तरीके से डेटा आइटम्स कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, और डेटा आइटम्स को किस तरीके से प्रोसेस किया जाता है और सिस्टम में उनको किस तरीके से स्टोर किया जाता है ना। तो सिंपल, देयर आर थ्री मॉडल्स दैट आर यूज फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। थ्री टाइप के मॉडल्स यहाँ पे होते हैं जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में यूज किए जाते हैं, या हम कहें कि डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए थ्री टेक्निक्स हम यूज करते हैं। नंबर वन इज रिलेशनल डेटाबेस मॉडल, नंबर टू इज हिरारिकल डेटाबेस मॉडल, और नंबर थ्री इज नेटवर्क डेटाबेस मॉडल। तो स्टूडेंट्स, ये थ्री मॉडल्स है जिनके द्वारा हम डेटा को लॉजिकल स्ट्रक्चर को मॉड्यूलराइज करते हैं या डिजाइन करते हैं। तो नंबर वन हम पढ़ते हैं डेटाबेस रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। Actually, relational database model represent the data in the form of row and columns. Relational database model जो है डेटा को रो एंड कॉलम दैट इज टेबल की फॉर्म में ऑर्गेनाइज करता है। यानी इन दिस मॉडल डेटा इज ऑर्गेनाइज इनटू टेबल्स दैट इज इन द रो एंड कॉलम्स। दीज टेबल्स आर कॉल्ड द रिलेशंस। ये टेबल डेटाबेस में यानी रिलेशनल मॉडल में टेबल्स जो है वो क्या कहलाती है, रिलेशन कहलाती है। तो कोई भी डेटाबेस में जो टेबल्स हमें दिखाई देती है उस टेबल को हम क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं। लेकिन किसी भी टेबल को हम रिलेशन नहीं कह सकते। किसी टेबल को रिलेशन डिफाइन करने के लिए उसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या उसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, जो प्रॉपर्टी टेबल सेटिस्फाई करती है, तभी हमारी जो टेबल है वो रिलेशन कहलाती है। यानी सभी टेबल हमारे रिलेशन नहीं हो सकती, जबकि सभी रिलेशन हमारे टेबल होती है। A row in a table represent relationship among a set of value. Row क्या होती है? Row is the collection of attributes या collection of data in the attributes ना। यानी a row in a table represent the relationship among a set of value. Set of values के बीच में जो relationship होती है उनको डिफाइन करती है क्या, टेबल की रो या रिकॉर्ड या टपल। हम क्या कह सकते हैं उसको, टपल कह सकते हैं, रो कह सकते हैं, या रिकॉर्ड कह सकते हैं ना। तो इस तरीके से सिंस ए टेबल इज ए कलेक्शन ऑफ रो, सो ए टेबल रेफर्ड टू एज रिलेशन। टेबल क्या होती है, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स होती है, कलेक्शन ऑफ रोज होती है। सो टेबल इज रेफर्ड टू एज रिलेशन, इसलिए टेबल को हम रिलेशन कहते हैं ना। समझ में आया? रो क्या होती है, रो इज द कलेक्शन ऑफ वैल्यूज। सपोज रोल नंबर 1 है, नेम है, एड्रेस है, डेट ऑफ बर्थ है, फोन नंबर है। तो सिंगल सिंगल रिकॉर्ड्स का जो कलेक्शन है दैट इज क्या कहलाएगा, रो कहलाएगी या रिकॉर्ड कहलाएगा। और रिकॉर्ड्स का जो कलेक्शन है दैट इज नोन एज द टेबल, वो क्या कहलाता है, टेबल कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, ए टेबल कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ रोज या रिकॉर्ड्स और टपल्स। टेबल में के अंदर नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ टपल्स होंगे, एंड कॉलम्स यानी एट्रीब्यूट। यानी रिलेशन मॉडल में हम रोज को रिकॉर्ड या टपल कहते हैं और कॉलम को एट्रीब्यूट कहते हैं।
ईच रिकॉर्ड कंसिस्ट वैल्यूज इन द एट्रीब्यूट। हर एक रिकॉर्ड हमारा हर एट्रीब्यूट में वैल्यू कंसिस्ट करता है, यानी रो के सभी वैल्यूज सभी एट्रीब्यूट्स में कुछ न कुछ वैल्यू स्टोर होती है। ईच रिकॉर्ड कंसिस्ट वैल्यूज इन द एट्रीब्यूट्स। डिग्री ऑफ टेबल डिनोट्स द नंबर ऑफ कॉलम, यानी नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए टेबल इज नोन एज द डिग्री ऑफ टेबल या डिग्री ऑफ रिलेशन। जितनी टेबल्स में किसी पर्टिकुलर टेबल में जितने कॉलम्स होंगे दैट इज नोन एज द डिग्री ऑफ दैट टेबल या दैट रिलेशन। उस रिलेशन की वही डिग्री कहलाती है। इफ एनी टेबल कंटेन 4 एट्रीब्यूट्स सो द डिग्री ऑफ दिस टेबल इज 4। यदि किसी टेबल में 4 एट्रीब्यूट है तो वो टेबल हमारी डिग्री ऑफ 4 टेबल कहलाती है। उस टेबल की डिग्री जो है 4 कहलाएगी ना। रिलेशनल डेटाबेस मॉडल इज बेस्ड ऑन द कलेक्शन ऑफ टेबल्स। रिलेशनल डेटाबेस मॉडल जो है किस पे बेस है? कलेक्शन ऑफ टेबल्स पे डिपेंड करता है। यानी सबसे पहले हम एट्रीब्यूट्स का कलेक्शन बनाते हैं, रोज जनरेट करते हैं, रोज का कलेक्शन टेबल जनरेट होती है और टेबल से जनरेट होता है एक रिलेशनल मॉडल। यानी रिलेशनल मॉडल इज बेस्ड ऑन द कलेक्शन ऑफ टेबल। द यूजर ऑफ डेटाबेस सिस्टम may query these files या tables या records, insert new tuple, delete tuple और modify tuple। डेटाबेस सिस्टम का जो यूजर है वो न्यू रिकॉर्ड्स या टपल्स को इंसर्ट कर सकता है, ऑलरेडी रिकॉर्ड्स को डिलीट कर सकता है या मॉडिफाई कर सकता है। ये सब क्वेरी जो है डेटाबेस सिस्टम यूजर यूज कर सकता है। देयर आर सेवरल लैंग्वेजेस फॉर एक्सप्रेसिंग दीज ऑपरेशंस। कुछ लैंग्वेजेज यहाँ पे दी गई हैं जो इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करती है। कौन से ऑपरेशंस? इंसर्शन ऑपरेशन, डिलीशन ऑपरेशन या अपडेशन ऑपरेशन। इंसर्ट करने के लिए, अपडेट करने के लिए या मॉडिफाई करने के लिए हम किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज का यूज करते हैं। वन सच लैंग्वेज इज रिलेशनल क्वेरी लैंग्वेज या SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एक ऐसी लैंग्वेज हमारी क्या है? रिलेशनल क्वेरी लैंग्वेज या स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, जिसके द्वारा हम टेबल में इंसर्ट किया जा सकता है, डिलीट किया जा सकता है और रिकॉर्ड्स को अप मॉडिफाई भी किया जा सकता है। नेक्स्ट इज ए डोमेन इन द रिलेशनल मॉडल इज सेड टू बी एटॉमिक। एटॉमिक इफ इट कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ डेटा। एक टेबल का जो डोमेन है वो एटॉमिक कहलाता है यदि किसी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के अंदर जो वैल्यू स्टोर होती है वो हमेशा इंडिविजुअल यूनिट में ही स्टोर होती है। सपोज ए नेम कैन नॉट बी सेड द एटॉमिक, so because name can be divided into first name and last name। नेम जो है 2 कॉलम में डिवाइड किया जा सकता है क्योंकि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों नेम हो सकते हैं, तो इसलिए नेम जो एट्रीब्यूट है या कॉलम है वो एटॉमिक नहीं कहा जा सकता। जबकि रोल नंबर है वो एटॉमिक कहलाता है क्योंकि उसके रोल नंबर को हम मल्टीपल कॉलम्स में डिवाइड नहीं कर सकते, वो एक ही वैल्यू स्टोर करता है, सिंगल रोल नंबर ही स्टोर करता है ना। फॉर एग्जाम्पल नेम इज नॉट एटॉमिक। नेम जो है वो एटॉमिक नहीं होता सिंस इट कैन बी डिवाइड इनटू फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। इसीलिए जो भी एग्जामिनेशन फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म आप फिलअप करते हैं तो उन सभी डेटाबेस में आपको 2 एंट्री फिल करनी पड़ती है, मोस्टली 3 भी करनी पड़ती है कहीं कहीं पे, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। इसीलिए जो है जो नेम को है नेम कॉलम जो है उसको एटॉमिक बनाया जाता है मल्टीपल कॉलम्स में डिवाइड करके ना। तो जो भी डेटाबेस होगा, हालांकि टेबल जो होती है उसमें हम नेम को सिंगल रख सकते हैं, लेकिन जो रिलेशन होते हैं उसमें हम नेम को मल्टीपल फॉर्म में ही रखेंगे ना। यानी फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम की फॉर्म में ही उसको रखते हैं। The sample database being shown here, there are 3 tables। जो रिलेशनल मॉडल है उसमें हमने 3 टेबल यहाँ पे यूज की है समझाने के लिए। सप्लायर एक टेबल है, एक आइटम टेबल है और एक सेल्स टेबल है।
सप्लायर टेबल में सप्लायर डिटेल्स स्टोर है, आइटम टेबल में आइटम डिटेल्स अवेलेबल है, और सेल्स टेबल में जो डेली सेल्स है वो शो की गई है। जैसा कि सप्लायर टेबल में 3 एट्रीब्यूट बनाए गए हैं, सप्लायर आईडी, सप्लायर नेम, सप्लायर स्टेटस और सप्लायर सिटी। 4 कॉलम यहाँ पे स्टोर बनाए गए हैं। सिमिलर आइटम टेबल में भी हमारे पास आइटम आईडी, आइटम नेम और आइटम प्राइस 3 कॉलम यहाँ पे बनाए गए हैं, ये एट्रीब्यूट कहेंगे ना। और सेल्स टेबल में केवल सप्लायर आईडी, आइटम आईडी और क्वांटिटी सप्लाइड बनाई गई है। तो स्टूडेंट्स, ये 3 टेबल का एक जो कलेक्शन है, ये हमने डेटाबेस की फॉर्म में कैसे बनाते हैं, यानी इन तीनों टेबल को हम किस तरीके से आपस में लिंक कराते हैं, समझते हैं। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट टेबल है सप्लायर। सप्लायर टेबल में हमने कुछ रिकॉर्ड्स लिए हैं। सप्लायर टेबल में जैसे मैंने बताया एट्रीब्यूट्स हमारे पास है सप्लायर आईडी, सप्लायर नेम, सप्लायर स्टेटस, सप्लायर सिटी। S1 जो है सप्लायर आईडी है, ब्रिटेनिया सप्लायर नेम है और उसका स्टेटस यानी इसके पास 10 क्वांटिटी अवेलेबल है, और इसके सिटी जो है दिल्ली है, यानी ये दिल्ली से काम कर रहा है। सिमिलर S2 सप्लायर है न्यू बेकर और 30 स्टेटस है और मुंबई पे काम कर रहा है। सिमिलर S3 मदर डेयरी 10 सप्लाई स्टेटस है और दिल्ली में ही काम कर रहा है। S4 है कोक्स 50 और बेंगलोर, और S5 हल्दीराम 40 एंड जयपुर। तो ये स्टेटस हमारे इस तरीके से शो करते हैं कि जो सप्लायर रिकॉर्ड है, सप्लायर्स की ये एंट्री है बेटा ना। तो ये एंट्री जो है इस तरीके से हमने 1 बाय 1 एक टेबल में स्टोर की है। आप देख रहे हैं कि जो सप्लायर आईडी है वो भी एटॉमिक वैल्यू है, हालांकि सप्लायर नेम को हम यहाँ पे एटॉमिक नहीं बना रहे ना, ये केवल समझाने के लिए आपको दिखाया था ना। और स्टेटस और सिटी। सिमिलर 2 टेबल और है। सेकंड टेबल हमारे पास आइटम है। आइटम टेबल के अंदर हमारे पास आइटम आईडी I1 I2 I3 टू I9 तक है, और आइटम नेम्स यहाँ पे दिखाए गए हैं मिल्क केक, ब्रेड, मिल्क ब्रेड, बिस्कुट ना, क्रीम रोल, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, नमकीन ना, और सभी के प्राइस यहाँ पे शो किए गए हैं। ये नाम सुन के थोड़ा सा ना कंफ्यूज मत होना, खाने के लिए नहीं मिल रहे हैं अभी आपको। इसी अब ये जो सप्लायर है ये इन सभी आइटम्स को सप्लाई करते हैं या सेल्स करते हैं इनकी। तो इन आइटम्स को जब सेल्स टेबल बनाई जाएगी तो केवल इन आइटम्स के जो कोड्स है, सप्लायर के कोड्स है और आइटम कोड्स है, उसी के अगेंस्ट सेल्स डिटेल हम शो करते हैं। जैसे कि सप्लायर आईडी S1, सप्लाई S1 कौन है, ब्रिटानिया, स्टेटस 10 है दिल्ली में, यानी हमें केवल S1 मेंशन करना है, S1 की डिटेल नहीं मेंशन करनी यहाँ पे। आइटम कोड मेंशन करना है यानी I2 ना, आइटम की डिटेल्स मेंशन नहीं करनी है, और उसके सामने क्वांटिटी सप्लाई यानी टोटल क्वांटिटी मेंशन करनी है कि हमने टोटल क्वांटिटी ये सप्लाई की है ना। तो यानी हमारा जो टाइमिंग यहाँ पे सेव होता है, इसलिए ये टाइमिंग हमें शो कराता है कि जो डेटा है हमारा ऑलरेडी सप्लायर टेबल और आइटम टेबल में स्टोर है। हमने S1 मेंशन किया है, तो यानी यदि किसी पर्टिकुलर पर्सन को डिटेल्स देखनी है S1 की, तो वो सप्लायर टेबल पे जाएगा, S1 रिकॉर्ड से डिटेल्स देख सकता है। सिमिलर आइटम 2, ये जो कोड है आइटम 2 की यदि डिटेल आपको देखनी है तो आइटम 2 आइटम टेबल में जाएगा और वहां से उसके डिटेल्स या स्टेटस या प्राइस चेक कर सकता है। यहाँ पे केवल मेंशन करना है कि S1 सप्लायर को I2 आइटम सप्लाई किए हैं, नंबर ऑफ क्वांटिटी 10 पीस इसको सप्लाई किए हैं ना। सिमिलर S1 सप्लायर को ही I3 भी सप्लाई किए हैं 20 पीस, S1 सप्लायर को I6 सप्लाई किए हैं 25 पीस। तो इस तरीके से S2 को ही 2 आइटम I4 और I5 सप्लाई किए हैं, 20 और 10 आइटम्स यहाँ पे सप्लाई किए हैं। सिमिलर S3 को भी 2 आइटम I1 और I7 ना 10 और 15 पीस इसको सप्लाई किए हैं, और S4 को केवल सिंगल आइटम I8 30 पीस इसको सप्लाई किए गए हैं। तो ये जो सेल्स टेबल है एक्चुअली ये दोनों टेबल को आपस में लिंक कर रही है। ये लिंक कैसे करेंगे ये SQL में समझेंगे, आप डेटाबेस लैंग्वेज में आप समझते हैं ना।
तो इस तरीके से जहां भी आप किसी शॉपिंग मॉल पे या किसी भी सेल्स पॉइंट पे आप जाते हो, तो वहां पे केवल जो आइटम का कोड है वो स्कैन कर लिया जाता है, और आइटम कोड स्कैन करते ही उसकी प्राइस, उसके जो भी डिटेल्स होती है वो मेंशन हो जाती है ऑटोमेटिकली सिस्टम में। सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको एक्सेस कर लेता है किसी टेबल से, जो टेबल पहले से ही डेटा कंटेन करती है ना। यूजर को, यानी जो बिल बनाता रहा है, कैशियर है, उसको पूरी डिटेल फीड करने की आवश्यकता नहीं है कि ये आइटम है, इसकी ये प्राइस है, इसका ये साइज है, ये क्वालिटी है, दिस दिस दिस। जो डिटेल्स है वो ऑलरेडी सिस्टम में स्टोर है, और जैसे ही आइटम कोड स्कैन किया जाएगा, तो आइटम कोड स्कैन होते ही पूरी डिटेल सिस्टम एक्सेस कर लेता है, और एक्सेस करने के अकॉर्डिंग ही उसका प्राइस ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है। देखो यहाँ पे हमने कोई भी प्राइस यहाँ पे इंस्टॉल नहीं किया, ऑटोमेटिकली सिस्टम प्राइस एक्सेप्ट करेगा। कभी भी मॉल में गए हो, शॉपिंग मॉल में, हाँ, तो वहां पे ऐसा ही होता है। और केवल क्या, जो कैशियर है उसको केवल क्वांटिटी एंटर करनी होती है, यानी कितने पीस आपको परचेज कर रहा है वो इनपुट करना होता है सिस्टम में। बाकी डिटेल्स सिस्टम ऑटोमेटिकली प्रीवियस स्टोर्ड टेबल से उठा लेता है, और इस तरीके से ये डेटाबेस ऑटोमेटिकली काम करता है। हाँ, तो इन तीनों टेबल से आपको समझ में आ गया होगा कि डेटाबेस हमारा किस तरीके से बनाया जाता है और किस तरीके से हम उसको स्टोर करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, समझ में आ गया सभी को? यस। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा रिलेशनल मॉडल है जिसमें डेटा जो है टेबल्स यानी रिलेशन की फॉर्म में ऑर्गेनाइज किया जाता है, और डेटा जो है रो एंड कॉलम्स की फॉर्म में स्टोर किया जाता है। और ये टेबल्स यानी रिलेशंस आपस में कनेक्टेड होते हैं, और कलेक्शन ऑफ टेबल्स इज नोन एज द डेटाबेस। कलेक्शन ऑफ टेबल्स हमारा डेटाबेस कहलाता है। ये जो रिलेशनल मॉडल है, रिलेशनल डेटाबेस मॉडल या रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यही हमारा क्या कहलाता है? आरडीबीएमएस कहलाता है। तो जनरली हम आरडीबीएमएस पढ़ते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो पढ़िए, समझते हैं सबसे पहले प्रॉपर्टी ऑफ ए रिलेशन, यानी जो रिलेशन मॉडल हमने पढ़ा है उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी है, क्या क्या तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। नंबर एक क्या समझा आपने? ए रिलेशन और टेबल हैज द 5 प्रॉपर्टी विच मस्ट बी सेटिस्फाइड बाय एनी टेबल टू बी क्लासिफाइड एज रिलेशन। यानी किसी टेबल के अंदर ये 5 प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिससे कि हम उस टेबल को क्लासिफाई करें कि ये टेबल हमारी क्या है? रिलेशन है। यानी कोई भी टेबल हमारी रिलेशन तभी कहलाएगी जब उसके अंदर ये 5 प्रॉपर्टी अवेलेबल हो। कौन सी 5 प्रॉपर्टी? नंबर एक समझते हैं, एंट्रीज ऑफ द एट्रीब्यूट आर द सिंगल वैल्यू। यानी किसी भी एट्रीब्यूट में वैल्यू कैसी होनी चाहिए? सिंगल, यानी एटॉमिक। एटॉमिक अभी समझाया। दिस मीन्स द कॉलम ऑफ द टेबल कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू फर्दर कॉलम्स। कोई भी कॉलम ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको हम फर्दर सब कॉलम्स में डिवाइड करते हो। यानी अभी बताया कि नेम जो है वो एटॉमिक नहीं हो सकता, क्योंकि नेम को फर्दर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम में डिवाइड कर सकते हैं। इसीलिए किसी भी डेटाबेस में सिंगल नेम नहीं होता। नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम 3 कॉलम्स में डिवाइड होता है। जबकि रोल नंबर ऑटोमेटिकली क्या है? एटॉमिक है, क्योंकि रोल नंबर को सब कॉलम्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता। इसलिए ये ध्यान रखना है कि किसी भी टेबल के जो एट्रीब्यूट्स है वो सिंगल वैल्यू ही स्टोर करेंगे, तभी वो रिलेशन कहलाएगी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? एंट्रीज ऑफ एट्रीब्यूट आर ऑफ सेम काइंड। यानी किसी भी एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है वो कैसी होनी चाहिए? सेम काइंड। सेम काइंड मतलब सेम टाइप की होनी चाहिए, सेम रेंज की होनी चाहिए। जैसे रोल नंबर मस्ट बी इंटीजर ओनली। रोल नंबर क्या होता है? केवल इंटीजर टाइप का होता है, और किसी पर्टिकुलर रेंज का होता है। किसी क्लास का जो रोल नंबर है उसकी कुछ रेंज होती है कि इस रोल नंबर से इस रोल नंबर तक ही वैलिड होंगे ना। नेम कैन बी अल्फाबेट ओनली। नेम क्या होगा? केवल अल्फाबेट नंबर्स होंगे उसमें, सॉरी अल्फाबेट्स होंगे उसमें, नंबर या सिंबल्स नहीं आते हैं ना। तो यानी हमने जिस एट्रीब्यूट को जो डेटा टाइप, जो रेंज सेट की है, उसी तरह की वैल्यू उसमें स्टोर हो सकती है, दूसरे तरह की वैल्यू उसमें स्टोर नहीं हो सकती। दिस मीन्स दैट डेटा एंटर्ड इनटू द कॉलम
शुड बी विद इन ए पर्टिकुलर डोमेन, यानी जो वैल्यू के अंदर सॉरी एट्रीब्यूट के अंदर जो डेटा होगा वो किसी डोमेन का होगा। डोमेन मीन्स रेंज ऑफ वैल्यूज फ्रॉम विच वी कैन यूज द वैल्यू इन आवर एट्रीब्यूट। वैल्यू की वो रेंज जिस रेंज से हम अपने एट्रीब्यूट में वैल्यू स्टोर करते हैं। जैसा अभी बताया रोल नंबर कैन बी इंटीजर ओनली, तो रोल नंबर के लिए डोमेन क्या हुआ, ओनली इंटीजर नंबर्स, और वो भी पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स। तो रोल नंबर के लिए डोमेन क्या है, पॉजिटिव इंटीजर नंबर है। नेम के लिए डोमेन क्या है, अल्फाबेट्स ओनली। परसेंटेज मार्क्स के लिए डोमेन क्या है, 0 to 100। तो ये सब क्या है, डोमेन है। यानी जो मैंने बताया जो रेंज एट्रीब्यूट के अंदर जो वैल्यू होगी वो सेम टाइप की होगी, सेम रेंज की होगी, दैट इज डोमेन। नंबर 3 क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम इज अनइम्पोर्टेंट फॉर डेटा रिट्रीवल फ्रॉम द डेटाबेस। जब भी हम डेटाबेस से डेटा एक्सेस करते हैं या रिट्रीव करते हैं तो नंबर ऑफ कॉलम अनइम्पोर्टेंट होता है। यानी जरूरी नहीं कि किसी टेबल में 5 एट्रीब्यूट है या 5 कॉलम है तो आप 5 एट्रीब्यूट ही एक्सेस करें। आपको जितनी जरूरत है उतना एक्सेस कीजिए। आपको केवल जरूरत है रोल नंबर और नेम की, तो आप रोल नंबर और नेम केवल 2 ही कॉलम एक्सेस कर लें। आपको जरूरत है केवल नेम की, तो आप सिंगल कॉलम सिंगल नेम ही एक्सेस कर ले ना। तो इस नंबर ऑफ कॉलम जो है वो अनइम्पोर्टेंट है डेटा रिट्रीवल के लिए। जितनी जरूरत है उतना एक्सेस कर सकते हो, जिसकी जरूरत नहीं है उसको आप इग्नोर कर सकते हो, छोड़ सकते हो। नंबर 4 क्या है, द ऑर्डर ऑफ रो इज अनइम्पोर्टेंट फॉर डेटा रिट्रीवल। डेटा रिट्रीविंग के लिए यानी डेटा एक्सेस करने के लिए ऑर्डर ऑफ रो भी अनइम्पोर्टेंट है। अनइम्पोर्टेंट मीन्स क्या है कि ऑर्डर रोल नंबर वाइज हो सकता है, जो डेटाबेस में डेटा स्टोर किया गया है, टेबल में डेटा स्टोर किया गया है, वो किस ऑर्डर में है हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोल नंबर वाइज भी स्टोर किया जा सकता है, अल्फाबेटिकली भी स्टोर किया जा सकता है, परसेंटेज वाइज भी स्टोर किया जा सकता है। लेकिन हमें किस ऑर्डर में एक्सेस करना है ये हमारी क्वेरी पे डिपेंड करता है। सपोज हम उसको अल्फाबेटिकली एक्सेस करना चाहते हैं, नेम वाइज किसी डेटा को, सपोज क्लास के कुछ स्टूडेंट्स हैं, उन क्लास स्टूडेंट्स की डिटेल जो है हम नेम वाइज एक्सेस करना चाहते हैं, या रोल नंबर वाइज एक्सेस करना चाहते हैं, या परसेंटेज वाइज एक्सेस करना चाहते हैं, या किसी पर्टिकुलर कंडीशन के अनुसार भी एक्सेस करना चाहते हैं। सपोज वी वांट टू फाइंड द स्टूडेंट हु बिलोंग्स टू मेरठ, हम उन्हीं स्टूडेंट को एक्सेस करना चाहते हैं जिनके सिटी मेरठ है, जो मेरठ से बिलोंग करते हैं। तो उसमें कोई भी ऑर्डर मेंशन नहीं होगा, केवल एक कंडीशन या क्वेरी हमने लगाई है, उस क्वेरी के अनुसार हमें डेटा एक्सेस होगा। या हम उन्हीं स्टूडेंट को एक्सेस करना चाहते हैं जिनके फर्स्ट डिवीजन है या सेकंड डिवीजन है या जो फेल है ना। तो हमारी क्वेरी पे डिपेंड करता है, रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है डेटा को एक्सेस करने के लिए। ऑर्डर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम डिपेंड नहीं करता, विच मीन्स दैट द डिजाइनर और डीबीए कुड डिसाइड टू चेंज द ऑर्डर ऑफ रो। जिसका मतलब है कि डिजाइनर जो है या डीबीए जो है वो डिसाइड करता है कि किसी भी ऑर्डर में डेटा को अवेलेबल कराए। तो नंबर 5 क्या है, एवरी कॉलम कैन बी यूनिकली आइडेंटिकल। सभी कॉलम क्या होने चाहिए, आइडेंटिकल होने चाहिए। आइडेंटिकल मीन्स विच मीन्स दैट column can be referred to as the single name which is unique in the entire database। कॉलम जो है उस नेम से डिफाइन किए जाएंगे जो पूरे डेटाबेस में यूनिक होंगे। सपोज नेम जो है या फर्स्ट नेम लास्ट नेम मिडिल नेम हम रखते हैं, तो सपोज एक स्टूडेंट टेबल है एक टीचर टेबल है, दोनों में ही हो सकते हैं नेम। तो हम क्या करना चाहिए, किसी भी कॉलम को मैच नहीं होना है, यानी किसी भी दूसरी टेबल के एट्रीब्यूट से उसको मैच नहीं होने देना है। तो इस कंडीशन में यूनिक कॉलम नेम बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उस कॉलम नेम से पहले उस टेबल का नाम हम एज ए प्रीफिक्स यूज कर सकते हैं, है ना। यानी एवरी कॉलम कैन बी यूनिकली आइडेंटिकल विच मीन्स दैट कॉलम कैन बी रेफर्ड बाय द नेम विच इज यूनिक इन द एंटायर डेटाबेस। एंटायर डेटाबेस की बात कर रहे हैं, सिंगल टेबल की बात नहीं कर रहे हैं। यानी
To identify the column uniquely across the database, we should prefix the table name with the column name. हम किसी भी टेबल नेम से पहले यदि उसके किसी भी कॉलम नेम से पहले यदि उसके टेबल नेम को यूज कर लेते हैं तो वो कॉलम नेम हमारा यूनिक हो जाता है। जैसे कि एम्प्लॉय के केस में नेम से पहले हम क्या यूज कर सकते हैं, EMP_name। तो EMP नेम जब लिखेंगे वो यूनिक होगा। कस्टमर टेबल में क्या लिखेंगे, कस्ट नेम, CUST नेम। स्टूडेंट टेबल में क्या लिखेंगे, STD नेम। तो सिंपल जो नेम की जो वैल्यू है, नेम जो है वो यूनिक हो जाता है डेटाबेस में। तो इस तरीके से हमारा जो पास जो है ये रिलेशनल मॉडल की जो 5 प्रॉपर्टी है, ये सब किसी भी टेबल को रिलेशन बनाने के लिए कंपलसरी है। यदि कोई भी टेबल इन 5 प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करती तो वो टेबल रिलेशन नहीं कही जा सकती। वो टेबल सिंपल एक टेबल होगी, डेटाबेस नहीं बन सकती। हाँ, तो ये 5 प्रॉपर्टी या 5 कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी टेबल की होनी कंपलसरी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक में यही इसका जो एडवांटेज ऑफ रिलेशन मॉडल, बेनिफिट्स क्या है या एडवांटेज क्या है, ये कुछ मैं बता रहा हूँ। नंबर 1 क्या है, इट प्रोड्यूस डेटा इंडिपेंडेंस। ये डेटा इंडिपेंडेंस को अच्छे से एक्सप्लेन करता है। यानी जब भी हम डेटा को मॉडिफाई करते हैं या अपडेट करते हैं तो उसका इफेक्ट किसी दूसरे डेटाबेस पे या डेटा आइटम पे नहीं होता है ना। जैसे अभी एक 3 टेबल मैंने आपको बताई कि यदि हम आइटम टेबल में कोई न्यू एंट्री करते हैं तो क्या इफेक्ट होता है, किसी दूसरी टेबल पर नहीं होता, क्योंकि नई एंट्री ऐड करते जाइए आइटम, कोई इफेक्ट नहीं होगा, केवल जो कनेक्शंस बने हुए हैं वो ऑटोमेटिकली बने रहेंगे। यदि सप्लायर टेबल में भी न्यू सप्लायर ऐड करते हैं तो भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, है ना। तो ये डेटा इंडिपेंडेंस को अच्छे से एक्सप्लेन करता है। सेकंड क्या है, इट इम्प्रूव कम्युनिकेशनल एबिलिटी एनेबलिंग ऑल यूजर्स टू हैव वन कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा। यानी कम्युनिकेशन एबिलिटी इसके अंदर अधिक है, क्योंकि यदि हमने एक टेबल का स्ट्रक्चर समझ लिया तो एक टेबल को देखने से हम पूरा का पूरा स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि इस टेबल में कितने रिकॉर्ड्स हैं और इस तरह के ये डेटा है ना। तो बहुत सारा डेटा एक ही लोकेशन पे स्टोर हो जाता है, एक ही टेबल में स्टोर हो जाता है, इसलिए कम्युनिकेशनल एबिलिटी जो है रिलेशनल मॉडल में अधिक होती है और उसको समझना इजी होता है, जैसा कि आपने अभी इजीली समझ लिया। हाँ, नंबर 3 क्या है, इट इज यूजफुल फॉर प्रोसेसिंग हैवी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एट ए टाइम। अभी बताया कि इसमें हम बहुत अधिक डेटा को एक ही साथ स्टोर कर सकते हैं, उस पर प्रोसेस कर सकते हैं, क्वेरी अप्लाई कर सकते हैं ना। तो ये यूजफुल होता है। और आज के समय में एक पॉपुलर मॉडल है वो क्या है, रिलेशनल मॉडल है। और स्ट्रक्चर ऑफ डेटा नीड नॉट बी नोन टू द यूजर। यूजर को डेटा के स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट नहीं होती या जानने की आवश्यकता नहीं होती कि डेटा का स्ट्रक्चर जो है या डिजाइन है वो कैसा बनाया गया है। उसको डेटा स्टोर करना है, अपडेट करना है, रिट्रीव करना है। हाँ, और इट इज इजी टू मेक द चेंजेस। रिलेशनल मॉडल में चेंजेस करने, अपडेट्स करने इजी होते हैं, इसलिए रिलेशनल मॉडल आज के समय में एक पॉपुलर मॉडल है। और मोस्टली जो भी डेटाबेस यूज हो रहा है सभी जगह RDBMS यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट ही यूज हो रहा है। तो इसलिए आज के टाइम में RDBMS जो है इम्पोर्टेंट मॉडल है। और जो भी डेटा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में स्टोर होता है जनरली RDBMS का ही यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो ये मॉडल जो हमारा बेस्ट मॉडल है, पॉपुलर मॉडल है, इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए भी, और जो भी इंडस्ट्री है उन सभी में रिलेशनल मॉडल यूज हो रहा है। तो कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझको बता सकते हो, समझ सकते हो, है ना। और इस वीडियो को मैं यूट्यूब पे भी डालता हूँ, तो वहाँ से भी आपको जो स्टूडेंट क्लास अटेंड नहीं कर पाते तो वहाँ से भी देख सकते हैं। ओके।